हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। चलिए भाई दोस्तों, देखिए आज और कल 2 दिन से मेरे पास कुछ ऐसे कमेंट आए हैं जिनको देख के लगता है कि यार सच में भले ही मेरे पास अभी उतनी जो है अपनी फैमिली उतनी बड़ी नहीं है एग्ज़ाम 91 की, और हमारे पास एग्ज़ाम 90 मतलब हमारे का मतलब यहाँ पे एग्ज़ाम 91 से है। एग्ज़ाम 91 के पास मानता हूँ कि अभी इतने व्यूज़ नहीं हैं कि जो मैं दूसरे से कह पाऊँ या आप लोग देख के अच्छा लगे कि चलो ठीक है यहाँ पे इतने व्यूज़ हैं। क्योंकि देखिए मैंने क्या देखा है, बच्चे भीड़ की तरफ भागते हैं। अगर आपके पास 10-20 हज़ार व्यूज़ पड़े हों तो बच्चा उस वीडियो को बहुत क्लिक करता है। पर अभी कुछ 2-3 दिन से मुझे देख के काफ़ी अच्छा लगा कि बच्चे जो मैं काम कर रहा हूँ उस चीज़ को पसंद कर रहे हैं। ठीक, और पसंद करने का मतलब यहाँ पे ये है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो को देखते हैं, साथ में अगर उसमें कुछ कमी भी होती है तो उसको बहुत ही पॉजिटिवली लेके बताते आके हैं कि सर यहाँ पे देखिए आपने ये मिस्टेक कर दिया और आप इसको सही कर दीजिए। वो मैं सही कराता हूँ, बच्चे उसको बहुत पॉजिटिवली ले रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है ये देख के कि यार चलो बच्चे अपने साथ में खड़े हुए हैं। और आज भी कुछ कमेंट आए कि जिसमें सर मेरा ये सब्जेक्ट वीक है और आपने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं और इसको ऐसे ही कंटिन्यू रखिएगा। दोस्तों देखिए मैं आप लोगों को बता दूँ, व्यूज अगर मेरे पास 100 भी आते हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर वो 100 के 100 व्यू इतने जेन्युइन हैं, जितने सच्चे हैं, जैसे कि मैं सच्चाई से 100% देके अगर तैयारी करवा रहा हूँ, तो आप अगर वैसे ही अगर 100 लोग भी देखते हो तो मैं उन 100 लोगों के लिए भी खड़ा रहूँगा। पर दिक्कत तब आती है, गुस्सा तब लगती है जब मैं मेहनत करता हूँ और सामने से मुझे वो पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता है, तब खराब लगता है। इसीलिए मैं रोज़ कहता आके हूँ कि दोस्तों देखिए वीडियो को लाइक करने में आपके पास से कोई पैसा भी नहीं जा रहा है, ना मैं कोई पैसा मांगता हूँ आपसे, ना ही आपको शेयर करने में कोई पैसा लगता है और ना चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसा लगता है। दोस्तों सिर्फ इतनी सी डिमांड होती है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, बस इतनी ही डिमांड होती है। बाकी मेरी और कोई आपसे डिमांड भी नहीं है। ठीक है, चलिए भाई अब स्टार्ट करते हैं। पहला, सामान्य जागरूकता। क्या लिखा हुआ, वालियार बांध केरल के किस जिले में है? तो देखो जो वालियार बांध है ये वालियार नदी पर ही बना हुआ है और ये पलक्कड़ ज़िले में है। कहाँ पे है? पलक्कड़ ज़िला जो है केरल में पड़ता है, ये वहाँ पे स्थित है। वालियार नदी के ऊपर ही ये बांध बना हुआ है। चलिए फिर 42 नंबर देखिए, सोनौली बॉर्डर भारत और के बीच एक प्रसिद्ध परगमन बिंदु है। तो देखो जो सोनौली बॉर्डर जो है भारत और किसके बीच में, देखिए भूटान, नेपाल, म्यांमार और पाकिस्तान, ठीक है, के बीच एक प्रसिद्ध परगमन बिंदु है। जो परगमन बिंदु है दोस्तों, ये जो बॉर्डर जो है ये नेपाल के बीच में जो है, ये इस भारत और नेपाल के बीच में ये परगमन बिंदु है। ठीक है, ये सीमा कहाँ लगती है? ये महाराजगंज जिले में लगती है। ठीक है, इसी के पास नौतनवा जो रेलवे स्टेशन है ये पड़ता है। चलिए फिर 43 नंबर देखिए। 43 नंबर में क्या लिखा हुआ, यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक सूची में केरल के निम्नलिखित कला रूपों में कौन सा कला रूप शामिल है? चलिए देखिए, चाक्यारकुठू, तिरुवत्तिराकल्ली, थेयम या कूडियाट्टम। तो ये जो कूडियाट्टम लिखा हुआ है यही मानवता की अमूर्त संस्कृति सूची में केरल के निम्नलिखित कला रूपों में से कला रूप में शामिल की गई है। ठीक है दोस्तों, एक सेकंड रुकिए, जरा कुछ पैटर्न बिगड़ गया है वो सही कर लें। अब ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब चलिए आगे बढ़ने पे देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ। किस राज्य में पारंपरिक नृत्य अट्टमथुल्ल लोकप्रिय है? देखिए आज का पेपर काफ़ी मॉडरेट है और आपको पेपर ऐसे ही मॉडरेट देखने को भी मिलेगा, ये भी आप मान के चलिए। आपको पेपर इजी नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि सिर्फ आपको जीएस और इंग्लिश से ही नौकरी मिल रही है, जिसका पीछे ना तो मेंस लगा हुआ है ना ही कुछ है। अब मैथ और रीजनिंग के नंबर भी नहीं जुड़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये बहुत आसान दे देंगे? बिल्कुल आसान नहीं देंगे दोस्तों, इसी तरीके के आपको देखने को मिलेगा। चलिए, तो जो किस राज्य में पारंपरिक नृत्य ओटमथुल्ल जो है मथुल्ल लोकप्रिय है, तो ये कहाँ लोकप्रिय पड़ेगा? तो दोस्तों ये जो है ये केरल का लोकप्रिय है। ठीक है, ओटमथुल्ल जो है ये केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, यक्षगान कर्नाटक, देवरत्तम तमिलनाडु। ठीक है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, कर्नाटक का यक्षगान और तमिलनाडु का देवरत्तम। ठीक, चलिए फिर चैनल टनल समुद्र के नीचे निम्नलिखित में से किसे जोड़ने वाली सुरंग का नाम है?
तो फ्रांस और इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन, फ्रांस और जर्मनी, स्पेन और मोरक्को। तो जो चैनल टनल जो है, जो चैनल टनल, ये समुद्र के नीचे फ्रांस और इंग्लैंड को जोड़ती है। जो क्या करती है, कार हैं, वाहन हैं या ट्रक व्रक, जो इस तरीके के जो वाहन होते हैं, इनको आने जाने के लिए, यात्रियों को लेकर जाने का ये फाकस्टोन और कैलिस के बीच में एक रेलवे शटल भी चलता है। याद रखिएगा, इस तरीके का पुल जो है रेलवे शटल के लिए भी है, कार वैन और इनके सब के लिए भी है। ठीक है, चलिए 46 नंबर देखिए। 2 वर्षों में एक बार आयोजित किया जाने वाला सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? देखिए, स्टैटिक जीके के ही रिलेटेड अभी तक क्वेश्चन आए हैं। आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी कोई क्वेश्चन नहीं है अभी तक। ये सिर्फ हिस्ट्री, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सुदीरमन कप किससे संबंधित होता है दोस्तों? तो ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? तो ये बैडमिंटन से है। ठीक है, ये सुदीरमन कप जो है 2021 और BWF यानी कि वर्ल्ड बैडमिंटन शायद फेडरेशन करके ये टूर फाइनल को जो है क्रमशः बाटा फिनलैंड और बाली इंडोनेशिया में स्थानांतरित कर दिया गया। वह मूल रूप से 2021 में चीन में आयोजित होने थे। 2021 में क्यों नहीं हो पाए थे? क्योंकि 2021 में कोरोना की वजह से वहाँ पे ये जो है आयोजित नहीं किए जा सके थे। ठीक है, चलिए 47 नंबर देखिए। अंजुम मौदगिल का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित? देखिए, स्टैटिक जीके अभी तक 5-6 क्वेश्चन हो चुके हैं, सबके सब जो है आपके सामने ये स्टैटिक जीके से। तो जो अंजुम मौदगिल जो हैं ये शूटिंग से संबंधित हैं। ठीक है, निशानेबाजी से। ये कहाँ पे है? ये देखिए तीसरे नंबर पे देखिए, तीरंदाजी दे रखा है। तीरंदाजी आर्चरी हो सकता था, लेकिन आर्चरी अलग चीज़ है और शूटिंग अलग चीज़ है। ठीक है, और ये संबंधित है, इन्हीं से संबंधित हैं। ये कहाँ से खेलती हैं? ये पंजाब का प्रतिनिधित्व करती हैं और इनको अर्जुन पुरस्कार 2019 में मिल चुका है। 2019 में इनको अर्जुन पुरस्कार दिया जा चुका है। ठीक है, जो 19 लोग चुने गए थे अर्जुन पुरस्कार के लिए, उनमें से ये एक थी। चलिए 48 नंबर देखिए। सतत वैकल्पिक किफ़ायती परिवहन यानी कि SATAT योजना के तहत को वैकल्पिक परिवहन ईंधन के रूप में बढ़ावा दिया जा सकता है। किसमें? कंप्रेस्ड बायोगैस में, CNG में, हाइड्रोजन में या LPG में। देखो भाई, जो सतत वैकल्पिक किफ़ायती परिवहन योजना के तहत को वैकल्पिक परिवहन ईंधन के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है, तो कंप्रेस्ड बायोगैस होती है। कौन सी होती है? कंप्रेस्ड बायोगैस। ठीक है, ये इसी को बढ़ावा दिया जा रहा है। जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं, ये पूछे जाते हैं कई बार, क्योंकि ये उसी से रिलेटेड और ये पूछा भी जाएगा। आपको मैं बता दूं, ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, ये आपसे पेपर में ज़रूर पूछे जाएंगे। ठीक है, करंट के, अभी मैं ये जो क्वेश्चन जब कहा है, मैं तब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी आपको करंट की बात कर रहा हूँ, जो आपसे करंट में जरूर पूछेंगे। ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये जो SAT सतत की योजना, सतत योजना ये 2018 में आई हुई थी, स्टार्ट की गई थी। तब उस समय के मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान। उन्होंने जो है नई दिल्ली में PSU ऑयल और मार्केटिंग कंपनियों, ठीक है, जिसमें IOC और BPL और HPCL के साथ जो है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि EOL आमंत्रित करते हुए अभिनव पहल यानी कि सतत की शुरुआत की थी। ठीक है, इस पहल के तहत उद्यमियों से संपीड़ित गैस, जैव गैस यानी कि कंप्रेस्ड बायोगैस, जो CBG बोलते हैं, जिसको उत्पादन संयंत्र स्थापित करने और स्वचालित ईंधन ऑटोमेटिक फ्यूल में CBG का उपयोग हेतु बाजार में इसकी उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए कहा गया था। तो याद रखिए कि इस समय पे जो मंत्री हैं, इस समय करंट के जो मंत्री हैं, वो मैं आपको अभी ये जल्दी में ही आपको मैं इसका एक वीडियो देने वाला हूँ कि करंट में कौन क्या, ठीक है, करंट में कौन क्या, ये मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि इस पोर्शन से आपको एक नंबर 100% मिलेगा। जितने भी सेट पेपर आएंगे उनमें से आपको एक नंबर ये देगा ही देगा। तो इसलिए मैं इसका वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए 49 देखिए। मानव शरीर के निम्नलिखित किस अंग में कार्बोहाइड्रेट का ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है? तो पेट है, बड़ी आंत है, छोटी आंत है या यकृत है? तो देखो इसने क्या कहा कि किस अंग में कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में, तो ये यकृत में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? जो है कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में सेव किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर 1974 में लिखा हुआ है पोखरण के पहले परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? तो लाफिंग बुद्धा, डांसिंग बुद्धा, ब्लेसिंग बुद्धा या स्माइलिंग बुद्धा? तो दोस्तों ये 56 नंबर आ गया, इसका 50 कहाँ चला गया? ये 49 के बाद ये, अच्छा इसका पेज ही गायब हो गया है क्या दोस्तों? देखते हैं। अच्छा ये दे रखा 50, आगे पीछे हो गया है।
56 नंबर आ गया था, ये 50 नंबर, आगे पीछे पेज हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, उसको आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से वाई.बी. रेड्डी के साथ इंडियन फिजिकल फेरेलिज्म पुस्तक का सहलेखन किसने किया था? तो ये किसने किया है? जी.आर. रेड्डी ने किया है। ठीक है, यहाँ से इतना ही क्वेश्चन है, बाकी और आपका यहाँ से कोई और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कंप्यूटर और संचार प्रौद्योगिकी के संदर्भ में 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है? तो याद रखिएगा, इसमें हमेशा पैटर्न किसका चलता है? 1024 का चलता है। एमबी किससे मिलके बनता है? केबी से मिलके बनता है। ठीक है, तो किलोबाइट, तो यहाँ पे 1024 किलोबाइट आपके सामने, ये पहला सही हो जाएगा। 52 नंबर देखिए, विश्व में जलवायु और जैव विविधता आपातकाल घोषित करने वाला देश कौन सा बन गया है? तो जलवायु और जैव विविधता आपातकाल घोषित करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? अच्छा, वाला दूसरा देश है, सॉरी, आयरलैंड बन गया है। पहला देश दोस्तों ब्रिटेन था। कौन था पहला? ब्रिटेन था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चाहो तो इसको नोट कर लो, क्योंकि ये पहला देश बन चुका है, दूसरा बना है आयरलैंड, तो ये पूछा जा सकता है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए 53 नंबर देखिए, न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति का गठन का अध्ययन करने के लिए किया गया था। किसका अध्ययन करने के लिए किया गया था? भारत पर वैश्वीकरण का प्रभाव, भारत में सरकारी अस्पतालों द्वारा रखे जा रहे मानक, भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति, भारत में पश्चिमी घाट के पर्यावरणीय मुद्दे। तो जो न्यायमूर्ति जो राजेंद्र सच्चर समिति बनी थी, ये भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति और शैक्षणिक स्थिति का रिपोर्ट जारी तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति की गठन किया गया था। ठीक है, और इसे प्रस्तुत किया था किसने? प्रधानमंत्री ने। कब किया था? 17 नवंबर 2006 को किया था। ठीक है, चलिए 54 नंबर देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का ऋण उपलब्ध नहीं है? तो तरुण, किशोर, शिशु या पुरुष। दोस्तों देखो, सबसे पहली बात, आपको कभी भी कुछ भी मिले, अगर उसमें आपको पुरुष दे रखा हो तो ज़्यादातर आप चीज़ों को पुरुष अटेम्प्ट कर लीजिएगा। उसका रीज़न है क्योंकि जो पुरुष होते हैं, आपने बहुत सी जगह ऐसे बहुत से मीम्स वगैरह ये चीज़ें देखी भी होंगी कि पुरुष जो है वो बेकार का है, उसके लिए कुछ भी नहीं बना है, ना उसको कुछ मिलता है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ भी पुरुष को कुछ नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे पुरुष के लिए कोई ऋण उपलब्ध नहीं है। ठीक है, ये इसकी जो मुद्रा योजना की शुरुआत जो है ये 8 अप्रैल 2018 को की गई थी, 8 अप्रैल 2015 को की गई थी। नरेंद्र मोदी के द्वारा नई दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसके अंतर्गत 3 तरीके के ऋण आते हैं। जो शिशु ऋण होता है इसमें 50,000 तक मिलता है। ठीक, कितना मिलता है? 50,000 तक। जो किशोर ऋण होता है इसमें 50,000 से 5 लाख तक, 5 लाख। ठीक, और जो तरुण है, ठीक है, इसमें 5 लाख से 10 लाख तक, 5 से 10 लाख। ठीक, इतना ऋण मिल सकता है। इसके अंदर पुरुष ऋण नाम का कोई वर्ग ही नहीं है। द आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुनील खिलनानी, अमर्त्य सेन, अमित घोष और गिरीश कुबेर। तो द आइडिया ऑफ इंडिया के जो लेखक हैं वो हैं सुनील खिलनानी। ठीक है, ये 1977 में गैर काल्पनिक पुस्तक है जिसमें विभाजन के बाद 50 वर्षों के में भारत के आर्थिक और राजनैतिक इतिहास का वर्णन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद 56 नंबर पे आ जाइए। ठीक है, पेज आगे पीछे था, बाकी कुछ नहीं है, पेज लगभग सारे लगे हुए हैं, बस आगे पीछे हो गया था। देखिए दोस्तों, जिसको भी इसकी पीडीएफ चाहिए होती है, आप सभी लोग पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं सारी की सारी पीडीएफ उपलब्ध करा देता हूँ फ्री में, आप लोग वहाँ पे जाके पीडीएफ को ले सकते हैं। चलिए, 1974 में पोखरण का पहले परमाणु परीक्षण का क्या कोड दिया गया था? तो देखिए, लाफिंग बुद्धा था, डांसिंग बुद्धा था, ब्लेसिंग बुद्धा था या स्माइलिंग बुद्धा था। अगर आप जिन लोगों ने ये मूवी देख रखी होगी तो उनको इसका नाम पता होगा, अगर मूवी ध्यान से देखी होगी। अगर मूवी नहीं देखी है या कभी किसी बुक में भी पढ़ा होगा तो भी पता होना चाहिए। तो ये स्माइलिंग बुद्धा थे। ठीक है, इसका जो नाम दिया गया था वो स्माइलिंग बुद्धा था। इसकी डेट क्या थी? 18 मई 1974 को पहला परीक्षण किया गया था। ठीक है, कब? 18 मई। ठीक, 18 मई 1974 को पहला परमाणु परीक्षण कोड मतलब परीक्षण किया गया था। इसका कोड क्या था? स्माइलिंग बुद्धा इसका कोड था। चलिए 57 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसने रक्त प्रवाह यानी कि ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी? वॉन ल्यूवेनहॉक, विलियम हार्वे, अर्नेस्ट हेनरिक
बेबर या फ्लोरेंस रेन साबिन। तो किसने किया था? तो ये विलियम हार्वे ने इसकी जो है ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी। चलिए आगे बढ़िए। क्या लिखा हुआ? निम्नलिखित में से किसे देवनाम प्रिया के नाम से जाना जाता है? बहुत सरल क्वेश्चन है आपको। देखिए अश्वमेघ, वर्ष, कनिष्क, खारवेल या अशोक। तो देवनाम प्रिया को अशोक जो थे, अशोक को देवनाम प्रिया के नाम से जाना जाता था। चलिए 59 देखिए। एक जैव रासायनिक यौगिक है किसका? सजीव वस्तुओं में पाए जाने वाला खनिज आधारित यौगिक, सजीव वस्तुओं में पाए जाने वाला सल्फर आधारित यौगिक, सजीव वस्तुओं में पाए जाने वाला कार्बन आधारित यौगिक, सजीव वस्तुओं में पाए जाने वाला हाइड्रोजन आधारित यौगिक। तो ये जो एक जैव रासायनिक यौगिक है ये कौन सा हो जाएगा? तो ये सजीव वस्तुओं में पाए जाने वाला कार्बनिक आधारित यौगिक ये होता है। ठीक है, चलिए 60 देखिए। 60 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? तो 23 मार्च 1931, 23 फरवरी 1930, 28 जनवरी 1933 और 23 अप्रैल 1932। तो दोस्तों इनको कब फांसी दी गई थी? इनको दी गई थी 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। ठीक है, जिसमें इनको जो सज़ा सुनाई गई थी वो 7 अक्टूबर 1930 को सुनाई गई थी। उसके बाद मार्च में 23 मार्च को इनको फांसी दे दी गई थी। उसी दिन को जो है हम लोग शहीद दिवस के नाम से भी जानते हैं, 23 मार्च को। विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हम्पी कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। ये सबसे सरल क्वेश्चन, अब तक का सबसे सरल क्वेश्चन यही था कि हम्पी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कर्नाटक में स्थित है। चलिए फिर 62 देखिए। निम्नलिखित में भारत का प्रमुख राज्य कौन सा है? निम्नलिखित में से भारत का प्रमुख राज्य कौन सा है? 62 में, अच्छा राज्य कर कौन सा है? सॉरी, राज्य देख रहे हैं, कर नहीं देख रहे हैं। अच्छा यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से भारत का प्रमुख राज्य कर कौन सा है? सीमा शुल्क, निगम कर, आयकर या स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण। अच्छा दोस्तों देखो, सीमा शुल्क जो है वो किसी एक राज्य को नहीं मिल सकता, तो यहाँ पे उसके लिए प्रमुख कर तो नहीं हो सकता। निगम कर भी उसका प्रमुख कर में नहीं आता। इनकम टैक्स उसको मिलता नहीं है, उसमें से मिलता है मतलब उतना पार्ट नहीं मिलता है जो उसके लिए प्रमुख हो सके। स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण ये इसके लिए पूरी तरीके से इसी मतलब ये डिपेंड होता है। ठीक है, ये राज्य सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर है। चलिए फिर यहाँ पे दिया है कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी का चेयरमैन फरवरी 2022 में किसे नियुक्त किया गया? एसएससी का ही आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आपको एसएससी के यहाँ पे इसके बारे में नहीं पता है तो ये देखिए, फिर आप लोगों को तैयारी में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि आप लोगों को अगर कर्मचारी जिस विभाग की तैयारी कर रहे हैं अगर उसका चेयरमैन ही आपको नहीं पता है तो देखिए ये बहुत ही ज़्यादा गलत और कहा जा सकता है कि सोचने वाली बात हो गई। तो दोस्तों मैं खैर बताया देता हूँ, वैसे मैं इसको क्वेश्चन को छोड़ने वाला था कमेंट के लिए कि आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, बट दोस्तों अब मुझे लगता नहीं है कि मुझे इसे कमेंट के लिए छोड़ना चाहिए। मुझे बता देना चाहिए कि एसएससी के जो चेयरमैन फरवरी में बनाए गए हैं वो यश किशोर हैं। कौन है? यश किशोर हैं। ये पुराने जो हैं वरिष्ठ प्रशासनिक सेवा अधिकारी भी रह चुके हैं। ठीक है, यश किशोर जो हैं पश्चिम बंगाल कैडर के वर्ष 1989 बैच के अधिकारी हैं। इन्होंने ब्रजराज शर्मा जो थे उनका स्थान लिया है, याद रखिएगा। भारोत्तोलक खिलाड़ी मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 में कौन सा पदक 2022 में जीता है? तो दोस्तों इन्होंने कौन सा पदक जीता है? चलिए देखिए, कांस्य, रजत या स्वर्ण या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इन्होंने 2022 में जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ था सिंगापुर वेट लिफ्टिंग का, उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, इसमें भारत ने इस टूर्नामेंट में भारत ने 6 स्वर्ण जीते थे, 1 रजत और 1 कांस्य जीता था। इसको मिला के टोटल 8 पदक जीते थे। ठीक है, इन्होंने टोटल वेट कितना उठाया था? इन्होंने 191 kg तक का वेट टोटल उठाया था। टोटल की बात हो रही, एक बार में नहीं, टोटल। इनके 3 या 4 राउंड होते हैं, 3 राउंड होते हैं, उसमें इन्होंने ऐसे टोटल मिलाया था 191 उठाया था। युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को स्वदेश वापस लाने के लिए चलाए गए निकासी मिशन का नाम क्या था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और ये अभी इसके कौन सा एग्जाम हुआ था? और एसएससी का एग्जाम हुआ था, सीजीएल वाला। सीजीएल के प्री में ये पूछा गया था। ठीक, और उसके अलावा जो एनटीपीसी का जो मेन हुआ था वहाँ पे ये कई बार पूछा गया, वो तो कई शिफ्टों में पूछा गया था। क्या नाम था उसका? ऑपरेशन गंगा नाम था। ठीक है, तो वहाँ पे जो भारतीय फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए इसको नाम दिया गया था, क्या? ऑपरेशन गंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पहुँच जाते हैं कहाँ पे? अंग्रेजी भाषा और कंप्रीहेंशन पे।
चलिए, तो यहाँ पे आपके सामने क्या दिया हुआ है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। डियार्थ दे रखा है, इसका मतलब होता है अकाल या कमी। क्या? अकाल या कमी। ठीक, फिर क्या दे रखा है? डेथ। डेथ का मतलब क्या होता है? मृत्यु या मौत, आपको पता है। शॉर्टेज का मतलब क्या होता है? कमी या अभाव। ठीक, फिर वीकनेस, कमजोरी होता है। और लीकेज का मतलब क्या होता है? रिसाव या भेद खोलना भी होता है। रिसाव या भेद खोलना। ठीक, तो यहाँ पे उसने सिनोनियम पूछा है, अकाल, कमी, तो अभाव होगा, कमी होगी तो शॉर्टेज हो जाएगा। शॉर्टेज यहाँ से आपके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन द एक्टिव और पेसिव वॉइस। अब देखो यहाँ पे एक्टिव और पेसिव वॉइस में दे रखा है, तो देखो क्या क्या लिखा है। डिजाइनर क्लॉथ्स वर सोल्ड टू द मासेस बाय पेरिकार्डिन। तो पेरिकार्डिन तो आपको सबसे पहले लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पियरे कार्डिन तो आपको सबसे पहले आ जाएगा। तो पियरे कार्डिन, फिर वर सोल्ड लिखा था तो वर हट जाएगा, क्या बचेगा? सोल्ड। तो पियरे कार्डिन सोल्ड डिजाइनर क्लॉथ्स टू दी मासेस, बस इतना करना था। तो पियरे कार्डिन, ये वर हट जाएगा, सोल्ड डिजाइनर क्लॉथ्स टू दी मासेस। तो देखिए द मासेस वर काट दीजिए, डिजाइनर क्लॉथ्स काट दीजिए, पियरे कार्डिन सोल्ड डिजाइनर क्लॉथ्स टू द मासेस, बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, क्योंकि ये पैसिव वॉइस से हमको एक्टिव में बनाना था। चलिए 68 देखिए, 68 में हमको करेक्टली स्पेल्ड बताना है। क्या लिखा है? सेक्रीफाई लिखा है, सेक्रीफाइस लिखा हुआ है, फ्यूचर लिखा हुआ है, हाईलाइट लिखा हुआ है और टॉर्चेस लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो गलती है वो किस में है दोस्तों? हाईलाइट में। HIG फिर H फिर लाइट की स्पेलिंग लिखी जाती है, LIGHT लिखा जाता है, हाईलाइट होता है। तो हाई तो सही लिखा था HIGH, और लाइट की स्पेलिंग HIGH LIGHT, ये होना चाहिए था। ठीक, तो हाईलाइट की स्पेलिंग यहाँ पे गलत थी, क्या हो जाएगी? HIGH LIGHT, हाईलाइट। ठीक है, हाईलाइट का मतलब क्या होता है? एम्फेसाइज होता है। ठीक है, चलिए 69 देखिए, लिखा हो सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टू द गिवन वो ग्रुप ऑफ वर्ड रिलेटिंग टू सोल्डर्स और वॉर, यानी कि जो सिपाही होते हैं उनसे रिलेटेड हो या युद्ध से रिलेटेड हो, उसको क्या कहते हैं? ठीक, तो पहला ऑप्शन दे रखा है मैरिटल, इसका मतलब होता है वैवाहिक। क्या होता है? ठीक है, क्या होता है? वैवाहिक। ठीक, फिर ऑफिशियल, ऑफिशियल का मतलब क्या होता है? सरकारी या आधिकारिक, सरकारी या आधिकारिक। ठीक, पॉलिटिकल, पॉलिटिकल का मतलब तो आपको पता ही है कि क्या होता है? राजनैतिक। फिर मैरिटल का मतलब क्या हो जाएगा? ये सामरिक या सैनिक होता है। क्या होता है? सामरिक या सैनिक। ठीक, तो अब देखो जो सोल्जर से रिलेटेड होगा या युद्ध से रिलेटेड होगा तो उसको वैवाहिक, संपत्ति या सरकारी तो चीज़ नहीं कह सकते, क्या कहेंगे? सामरिक या सैनिक। तो जो है मार्शल, ये हो जाना चाहिए, मार्शल। चलिए 70 नंबर देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम ऑफ द इन द गिवन सेंटेंस। द फ्रेंड्स क्वेरल्ड सम टाइम एगो बट नाउ दे आर ट्राइंग टू मेक अप विद ईच अदर। मेकअप तो देखो भाई मेकअप का क्या मतलब हो जाता है? टू मेकअप लिखा है, मेकअप तो वैसे तो और ही कुछ होता है। तो द फ्रेंड्स क्वेरल्ड सम टाइम एगो, कुछ समय पहले तक दोस्त लड़ रहे थे, बट नाउ दे आर ट्राइंग, लेकिन अब वो ट्राई कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं टू मेकअप विद ईच अदर, यानी कि क्या हो जाएगा? पहले लड़ रहे थे तो अब क्या होगा? अब वो शॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे होंगे। क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? लड़ाई झगड़ा समाप्त करने की। टू कम्पीट विद वन अदर, अब यहाँ पे वो कम्पीट मतलब ये तो हो नहीं सकता, कम्पीट तो नहीं कर सकते हैं। टू सेटल देयर डिफरेंस, हाँ ये एक बार को हो सकता है, चलिए इसको रखिए। टू पार्ट फॉर एवर, नहीं,
ये भी नहीं हो सकता। टू ब्लेम ईच अदर, ब्लेम भी नहीं करेंगे क्योंकि अब वो क्या था, टू ट्राइंग, तो वो क्या प्रयास कर रहे थे, एक दूसरे के साथ में मतलब जुड़ने की, एक दूसरे के जो है शॉर्ट आउट करने की, उसको सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। तो अपने जो सेटल देयर, उनके बीच में जो डिफरेंसेस यानी कि जो कमियां थी, या ये कह सकते हैं कि उनके बीच में जो गलतियां थी उसको सुधारने की कोशिश कर रहे थे। इन द गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ क्लोज फ्रेंड ही डिड नॉट हेल्प मी इन एनी वे। चलिए भाई देखिए यहाँ पे क्या गलती हो जाएगी। चलिए भाई दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा है डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ क्लोज फ्रेंड ही डिड नॉट हेल्प मी एनी वे। देखो जब भी कभी डिस्पाइट दिया होता है, ठीक है, डिस्पाइट जो होता है एक तरीके की प्रीपोजिशन है, ठीक है, क्या है, प्रीपोजिशन है, और वो क्या करता है, वो नाउन लेता है और उसी के साथ उसका जो है ऑब्जेक्ट लेता है। तो उसके लिए ऑफ की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, क्या होता है, उसके लिए ऑफ की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे सिर्फ ऑफ हट जाएगा, यानी कि डिस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब ही अलग होता है, ऑफ मतलब वहाँ से तो नहीं होना चाहिए। डिस्पाइट प्रीपोजिशन है तो इसलिए यहाँ पे इसके साथ ऑफ यूज नहीं होगा। तो डिस्पाइट बीइंग अ क्लोज फ्रेंड ही डिड नॉट हेल्प मी एनीवे, तो डिस्पाइट के साथ में ये चौथा ऑप्शन जो दे रहे हैं डिस्पाइट ऑफ बीइंग, नहीं बिल्कुल नहीं होगा। तो डिस्पाइट होना चाहिए सिर्फ अकेला। चलिए फिर अब 72 पे चलते हैं। इस सेलेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड। लेस्ट्रस दे रखा है, फिर उसके बाद में पोम्पस दे रखा है, ट्रेचरस दे रखा है, वेसियस दे रखा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो मिस स्पेल्स दे रखा है वो ट्रेचरस दे रखा है। इसकी स्पेलिंग क्या होती है, TREACHEROUS। तो TREA होना चाहिए था, जो कि इसमें मिस है। क्या है, यहाँ पे पूरी स्पेलिंग सही लिखी है, TREACHEROUS, टीचरस, ठीक है। ये स्पेलिंग होनी चाहिए था यहाँ पे ओ और ये यू, ये स्पेलिंग होनी चाहिए थी यहाँ पे, ये गलत लिखी हुई है। चलिए फिर लिखा हुआ है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। लिखा हुआ है डिस्पाइट देयर। अब देखिए डिस्पाइट वाली चीज़ आई, इसके साथ में यहाँ पे कहीं पे भी आपको ऑफ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा ना, तो इसका मतलब है वहाँ पे ऑफ नहीं होगा। तो डिस्पाइट देयर impersonal rules that apply to all are essential in large system, ठीक है। चलिए भाई तो देखिए यहाँ पे क्या भरा जाएगा, डिस्पाइट देयर सपोर्ट impersonal rules that apply to all are essential in large systems। नहीं यहाँ पे ये नहीं होगा। डिस्पाइट देयर लिमिटेशंस, फिर डिस्पाइट देयर बेनिफिट्स, डिस्पाइट देयर एडवांटेजेस। देखो जो लिमिटेशंस है तो यहाँ पे ये लिमिटेशंस सही हो जाएगा। इसका क्या मतलब होता है, लिमिटेशंस का मतलब होता है कि अपनी हद में रहना, ठीक है, उसी हद में काम करना। तो डिस्पाइट देयर लिमिटेशंस पर्सनल रूल्स दैट अप्लाई टू ऑल आर इसेंशियल इन लार्ज सिस्टम। तो यहाँ पे जो लिमिटेशंस दे रखा है बिल्कुल सही दे रखा है, लिमिटेशंस फर्क आ जाएगा वहाँ पे। चलिए 74 नंबर देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द क्वेश्चन गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्सटीट्यूट इट सेलेक्ट नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। आई वांट टू बाई दिस बुक, प्लीज गिव मी एनी मनी। अच्छा एक चीज़ आप मुझे बताइए कि अगर आप कुछ खरीदना चाहते हो तो कोई मनी दे दो या कुछ मनी दे दो, आप खुद बताइए कि क्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एनी मनी होना चाहिए या सब मनी होना चाहिए, तो इसको तो बच्चा भी कर लेगा। क्या हो जाएगा, वो एनी मनी का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। उसको कुछ रुपए वो मांग रहा है कि मैं ये बुक खरीदना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे कुछ रुपए दे दो। चलिए 75 नंबर देखिए, 75 नंबर में क्या लिखा हुआ है, चलिए फिल इन द ब्लैंक्स है, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फिल करना है यहाँ पे। द ओल्ड बिल्डिंग वॉज बाय द अथॉरिटीज। देखो जो पुरानी बिल्डिंग है उसको क्या कर देंगे, पुल्ड ऑफ। पुल्ड ऑफ का मतलब यहाँ पे जो है खींचना, रगड़ना, इस तरीके से हो जाएगा। और पुल्ड अप मतलब उठाना, और पुल्ड थ्रो मतलब इसके माध्यम से, और पुल्ड डाउन का मतलब होता है गिराना। द ओल्ड बिल्डिंग वॉज बाय द अथॉरिटीज, यानी कि अथॉरिटी के द्वारा जो पुरानी बिल्डिंग थी उसको गिरा दिया गया। तो यहाँ पे पुल्ड डाउन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके साथ में जो प्रीपोजिशन यूज की जाएगी, प्रीपोजिशन क्या वो फ्रेजल वर्ब जो यूज की जाएगी यहाँ पे, जो मीनिंग के साथ में जो शब्द लग के चेंज हो जाता है उसका मतलब, तो यहाँ पे पुल्ड डाउन बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलिए 76 देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड। वन हु प्रिवेंट, क्या, वन हु प्रिवेंट नहीं, वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट इज नॉट, जो वो होता नहीं है, ठीक है, उसको दिखाने की कोशिश करता है, जो वो है नहीं उसको दिखाने की कोशिश करता है। ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या होता है, आशावादी, आशावादी को कोई मतलब नहीं है वो जैसा होता है वो वैसा ही होता है। फिर फैनेटिक, फैनेटिक का मतलब होता है कट्टर, क्या होता है, कट्टर, ठीक। फिर स्टोइक, स्टोइक का मतलब होता है उदासीन, ठीक, क्या, स्टोइक का मतलब होता है उदासीन या साहसी भी कह सकते हैं, ठीक। हिप्पोक्राइट लिखा, जो हिप्पोक्रेट लिखा हुआ है इसका मतलब होता है पाखंडी या ढोंगी, पाखंडी या ढोंगी, ठीक, पाखंडी या ढोंगी। अब ये जो पाखंडी या ढोंगी होगा, जो वो होता नहीं है वही दिखाने की कोशिश करता है, तो हिप्पोक्रेट यही हो जाएगा यहाँ पे आपके सामने, बिल्कुल सही। चलिए 77 देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। देवज्योति, देवज्योति, ज्योति इज शॉर्ट एनिमेशन फिल्म हाईलाइटेड द स्टार्क कंट्रास्ट बिटवीन द रिच एंड पुअर इन इंडिया। तो यहाँ पे जो है आपकी फुल जो मतलब यहाँ पे बन जाएगा वो दिव्यज्योति शॉर्ट एनिमेशन फिल्म पोइगेंटली, क्या आ जाएगा, पोइगेंटली हाईलाइट्स द स्टार्क कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द रिच एंड पुअर इन इंडिया। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल सुइटेबल हो जाएगा। चलिए 78 नंबर देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। मैलीगेनेट लिखा हुआ है, मैलीगेनेंट, मैलीगेनेंट लिखा हुआ है। मैलीगेनेंट का मतलब क्या होता है, कौन सा है, 78, हाँ। मैलीगेनेंट का मतलब क्या होता है, घातक, ठीक है, क्या होता है, घातक या दुष्ट भी कह सकते हैं। इस नाम की एक मूवी है हॉलीवुड में, ठीक है। बेनिफिशियल, बेनिफिशियल का मतलब होता है फायदेमंद या लाभकारी। वैसिशियस, वैसिशियस का मतलब होता है सातिर या भ्रष्ट जिसको कह सकते हैं। और लविंग, लविंग मतलब प्यार करने वाला, ठीक, क्या होता है, लविंग मतलब प्यार करने वाला। हेल्थी मतलब स्वस्थ होता है। तो यहाँ पे घातक और दुष्ट, और इसका सिनोनियम चाहिए हमको। तो अब जब घातक और दुष्ट, बेनिफिशियल हो नहीं सकता, ठीक है, लविंग और हेल्थी से कोई मतलब है नहीं। और वेसियस मतलब क्या होता है, वेसियस का मतलब सातिर, भ्रष्ट, दुष्ट यही होता है। तो यहाँ पे आपके सामने सेकंड नंबर आपके लिए बिल्कुल सुइटेबल हो जाएगा। चलिए 79 देखिए, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। दीपूज मदर, फिर उसके बाद हैज़ रिपीटेड आस्क हिम टू लोअर द वॉल्यूम ऑफ हिज मोबाइल। तो देखो यहाँ पे जो दीपू की मदर है वो इसके हिसाब से कह रहे हैं रिपीटेड आस्क्ड हिम, वो बार बार उससे पूछ रही है टू लोअर द वॉल्यूम, वॉल्यूम कम करके रखो अपने मोबाइल का, उसने ये कहा है। तो अच्छा ये बताओ, उससे पूछेगी या उसको कहेगी, उसको ऑर्डर देगी, उससे ये कहेगी ना कि दीपू की मदर दीपू से बार बार ये कह रही है, ठीक है, कि अपने मोबाइल का वॉल्यूम जो है वो कम करके रखो, तो ये होना चाहिए। तो यहाँ पे आप ये बताइए कि ये रिपीटेड आस्क्ड लिखा है, ये सही लिखा नहीं लिखा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हैज़ रिपीटेडली टोल्ड हिम, ये उनको बता रही थी, ना कि उससे पूछ रही थी, उसको बता रही थी कि तुम्हें अपने मोबाइल का वॉल्यूम कम करके रखो। 80 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। तो यहाँ पे क्या दे रखा है 80 नंबर में, ऑन टेंटर हुक्स। तो देखो जो ऑन टेंटर हुक्स होता है इसका मतलब क्या होता है कि वरीड या नर्वस अबाउट समथिंग, किसी चीज़ को लेके नर्वस या वरीड यानी कि चिंता में, ठीक है। तो वेरी एंग्री इसका कोई मतलब नहीं है, वेरी सैड इसका भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि वरीड है तो सैड से कोई मतलब नहीं। वेरी हैप्पी और नर्वस है तब भी हैप्पी से कोई मतलब नहीं है, एंग्री से भी कोई मतलब नहीं। बचता है वेरी टेंस, अगर वो नर्वस है या वरी है, चिंता में है या नर्वस है, तो वो टेंस में होगा, टेंशन में होगा, ठीक है। 81, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। फिर है इवन गिवन ईडियम है, ठीक है। कि गो टू द डॉग्स, इसका मतलब होता है डिटेरियोरेट शॉकिंगली, ठीक है। इसका खैर मैं सच्ची बताऊं तो मुझे इसकी हिंदी नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि मैंने जितने भी याद कर रखे थे तो मेरे लिए भी ये नया है, मुझे भी इसकी हिंदी नहीं पता है दोस्तों। अगर इसकी मीनिंग किसी को हिंदी में पता हो तो दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा,
देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे भी बहुत सी चीज़ें नहीं पता है, आपके माध्यम से मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मैं इतना बता दूँ कि मेरे पास जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें से बहुत बहुत होशियार बच्चे हैं, उनको बहुत सी चीज़ें पता होती हैं। मेरी बहुत सी गलत चीज़ें, कई बार अभी तबीयत मेरी ख़राब चल रही है, आप देखते भी हैं कि कई बार मुझे वीडियो में भी बहुत खांसी आती है, रेगुलर खांसी आती है। तो क्या होता है कि इसकी वजह से कई बार कुछ मिस्टेक्स भी हो जाती हैं, दिमाग कहीं का कहीं भी पहुंच जाता है, तो ये भी चीज़ें होती हैं। तो आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल भी ध्यान में मत रखिए कि ऐसा नहीं है। देखिए, कई बार मुझे भी चीज़ें नहीं पता होती, जैसे यहाँ पे मुझे इसका मीनिंग पूरे एग्जैक्टली नहीं पता है, तो इसीलिए मैंने आपको इसका मीनिंग भी नहीं बताया। ठीक है, मुझे नहीं पता है तो क्योंकि मैंने नहीं पढ़ रखा है, और मैंने जितने भी, जब मैं एसएससी की तैयारी करता था, मैंने जितने भी पढ़ रखे थे, तो उसमें से मुझे ये नहीं मिल रहा है। ठीक है, चलिए, जिसको भी पता हो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन। फिर इंडिगेनेंट लिखा हुआ है। अब इंडिगेनेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्रोधित। क्या होता है? क्रोधित, या कह सकते हैं क्रुद्ध। क्रुद्ध का भी मतलब ऐसे ही होता है, झुंझलाया हुआ। फिर एनॉयड, एनॉयड का मतलब नाराज या परेशान होता है, नाराज। ठीक, और अपसेट, अपसेट का मतलब होता है कि क्या होता है? एक तरीके से परेशान होता है, घबराना भी कह सकते हैं कि परेशान। ठीक, फिर प्लीज्ड, प्लीज्ड का मतलब होता है प्रसन्न। ठीक, और फिर पीवीड लिखा हुआ है। पीवीड का मतलब होता है नाराज या झुंझलाया हुआ। नाराज या झुंझलाया हुआ। तो इसकी जो मीनिंग बन जाती है, एंटोनियम चाहिए था हमको। अब एंटोनियम तो विलोम होता है, तो क्रोधित अगर क्रुद्ध होगा तो उसका दूसरा क्या हो जाएगा? प्रसन्न। तो इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? प्लीज्ड। चलिए, फिर देखिए, फिर एंटोनियम ही आया है। फिर क्या है? एंटोनियम ही है। फिर डिसहेवेल्ड लिखा हुआ है। डिसहेवेल्ड का मतलब क्या होता है? बिखरा हुआ या गंदा, बिखेरा या गंदा। ठीक, अनटाइडी, अनटाइडी मतलब भी गंदा होता है, लेकिन ये लापरवाही वाला गंदा होता है, लापरवाह। ठीक है, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड का मतलब होता है आदेश देना या आदेश दिया। ठीक है, फिर अनकेम्प्ट, अनकेम्प्ट का मतलब होता है ये मैला या गंदा होता है। क्या होता है? मैला या गंदा। ठीक, फिर कल्टर्ड लिखा हुआ है। ये क्या होता है? हलचल करना या अव्यवस्थित। ठीक है, क्या होता है? अव्यवस्थित। तो अब आप लोग एक चीज यहां पे दीजिए कि लिखा हुआ है डिसहेवेल्ड। इसका मतलब होता है बिखेरा, गंदा या ना मानने वाली चीज। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका एंटोनियम इसका हो जाएगा, जो सबसे सही अगर एंटोनियम यहाँ से कुछ मैच कर सकता है तो वो ऑर्डर्ड ही मैच कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पे और कोई भी चीज आपके साथ में मैच नहीं हो रही है। चलिए 84 देखिए, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। ठीक है, इंडिया हैज आइडेंटिफाई ए नोज बेस्ड वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19 द कुड बी गेम चेंजर। अच्छा भाई, चलिए देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इंडिया हैज आइडेंटिफाई अ नोज बेस्ड चेंजर। अच्छा, अ नेजल वैक्सीन, अ सेंस बेस्ड वैक्सीन, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, एन ऑरल वैक्सीन, ओरल वैक्सीन। अच्छा, ये ओरल, ओरल तो नहीं लिखा, ऑरल लिखा हुआ है। चलिए, नोज बेस्ड वैक्सीन नहीं होता है यहाँ पे, नेजल वैक्सीन बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे कहा नहीं जाता कि नोजल ड्रॉप, तो ऐसे ही ये नोजल वैक्सीन हो जाएगा, नोजल ड्रॉप की तरीके से ही, क्योंकि नाक वाली के लिए नोजल वैक्सीन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। एक्टिव में दे रखा है, इसको पैसिव में बनाना है। ठीक है, चलिए भाई, एक्टिव से पैसिव में बनाते हैं तो क्या हो जाएगा? श्री कुमारी गेव अखिलास बैंक्वेट ऑफ लिलीज ऑन हर बर्थडे। तो अखिलास बैंकेट, तो क्या हो जाएगा? अखिला। ठीक है, अखिला सबसे पहले आ जाएगा। फिर गेव था, सेकंड फॉर्म थी, तो यानी कि पास्ट में जाएगा, तो वाज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इस गिवन था, यहाँ पे वाज गिवन, ये गेव है, इसको हटा दीजिए। अभी ये दो हट गए, बचे होगा कौन सा? दो वाला। तो अखिला वाज गिवन ठीक हो जाएगा। अब बैंकट बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑफ लिलीज बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑन हर बर्थडे ये भी सही हो जाएगा। बाई
साई कुमारी। तो ये देखिए सेकंड नंबर मिल गया। क्या दिक्कत थी इसमें? कुछ दिक्कत नहीं है। एक्टिव पैसिव अगर आपके सामने आ जाए तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से नंबर इसको ले सकते हैं। चलिए फिर वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग आर्कियोलॉजिक साइट इन महाराष्ट्र द इलोरा केव डेट बैक अबाउट 1500 years ago and the epitome of India rock cut agriculture architecture. फिर 34 caves are actually Buddhist, Hindu and Jain religious movements. फिर in the rock they were given in of World Heritage Site in 1983 created between the 6th and 10th century. The Buddhist, Hindu and Jain was 12 Buddhist, 17 Hindu and 5 Jain caves curved in proximity at Ellora are proof of the religious harmony prevalent during this period of Indian history. तो देखिए one of the most fascinating archaeological site by Maharashtra the Ellora cave date back कितने डेट बैक? चलिए देखिए डेट बैक क्या हो जाएगा एट फॉर टू इन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टू बैक टू अबाउट 15 ईयर्स, तो यहाँ पे टू बिल्कुल सही हो जाएगा। अबाउट 1500 ईयर्स एगो एंड द एपिटोम ईयर्स एगो एंड द एपिटोम ऑफ इंडियन रॉक कट। अच्छा दूसरे वाले में देखिए क्या आ जाएगा ईयर्स एगो एंड is be were are and are the epitome of Indian rock cut architecture 34 caves architecture के साथ क्या आ जाएगा many the and few। तो देखो ये केव जो है भाई इंपॉर्टेंट केव है बहुत ही, क्योंकि इसके जैसी अभी तक तो कोई दूसरी मिली नहीं है। तो क्या आ जाएगा the 34 caves are actually Buddhist, Hindu and Jain religious monuments। फिर कर्व्ड, क्रिएटेड, इरेक्टेड, कंस्ट्रक्टेड, तो ये क्या हो जाएंगी रिलीजियस मोनूमेंट कर्व इन द रॉक, चट्टानों को काट कर बनाया गया था ना, तो यहाँ पे कर्व हो जाएगा, क्या आ जाएगा कर्व्ड। यहाँ पे पहला ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा कि चट्टानों को काट कर ये जो है बनाई गई थी। दे वर गिवन द ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज, दे वर गिवन द क्या रोल, सिंबल या स्टेटस या फंक्शन, तो इन लोगों ने क्या दिया था दे वर गिवन द ऑफ हेरिटेज स्टेटस ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1983, जो उसका जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसने स्टेटस दिया था इसको 1983 में। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए आपके यहाँ पे जो है पूरे के पूरे 50 क्वेश्चंस मैंने करा दिया और आज का पेपर काफ़ी मॉडरेट पेपर था, खासकर जीएस का जो पोर्शन है वो बहुत मॉडरेट पेपर है, तो इसलिए आप लोग इसको पूरा अटेम्प्ट जरूर कीजिए और साथ ही अटेम्प्ट करने के साथ साथ आप जो है इसको अपने लाइक भी कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और फिर दोनों का कंपैरिजन जरूर कीजिए। अपने दोस्त को साथ शेयर कीजिए, फिर कंपैरिजन कीजिए कि तुम्हारे कितने आए, अच्छा तुम्हारे 50 में तो 40 सही हो गए, अच्छा यार मेरे तो आज 38 ही सही हो पाए, इस तरीके से, या आज मेरे 42 सही हो गए तुम्हारे 40 रह गए, दोस्त अभी तुम्हें मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो देखिए जब तक आप कॉम्पिटिशन नहीं करेंगे, कंपेरिजन नहीं करेंगे, आप पता ही नहीं चलेगा आपकी तैयारी क्या है, आप कितना अच्छे कर पा रहे हैं या आप कहाँ तक पहुँच गए, आपको नहीं पता चलेगा। तो दोस्त आपको कंपटीशन करना पड़ेगा अपने दोस्तों के साथ, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और जितने भी नए लोग जुड़ते हैं दोस्त सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।